Vivo T4X वर्सेस Samsung Galaxy M17 5G वर्सेस Poco M7 Plus। तीनों स्मार्टफोन 11 से लेके 13,000 के बजट रेंज में आते हैं। अगर आप भी इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हैं, नीड के अकॉर्डिंग कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों ही स्मार्टफोन का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताएंगे आप किस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। वैसे अगर आपको Moto G57 पावर का कंपैरिजन भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं वेरिएंट की, तो हमारे पास वीवो का प्रोंटो पर्पल वाला कलर है जो कि 6+128GB वेरिएंट के साथ आता है। अभी के टाइम पे इसकी प्राइसिंग 14,500 चल रही है, पर नॉर्मली 13,999 में मिलता है और सेल के टाइम पे तो आराम से 12-13 हजार के बजट में भी मिल जाता है। अगर आप Z10X के साथ जाते हैं जो कि बिल्कुल सेम T4X जैसा ही है, वो Amazon में आपको 13,999 के अराउंड मिलेगा। बात करूं M17 की, तो हमारे पास इसका सफायर वाला वेरिएंट अवेलेबल है जो कि थोड़ा सा नेवी ब्लू के जैसा दिखता है और इसका जो बेस वेरिएंट है 4+128 वाला है। प्राइसिंग अभी के टाइम पे 12,500 रुपए के आसपास चल रही है। और अगर बात करूं M7 Plus की, तो क्रोम सिल्वर कलर वेरिएंट है। इसका जो बेस वेरिएंट है ये भी 4+128 के साथ आता है और तीनों स्मार्टफोन में सबसे सस्ता भी है, 11,900 रुपए में मिलने वाला है। सेल के टाइम पे तो 10-11 हजार के आसपास भी ये स्मार्टफोन मिल रहा था। अभी बात करो अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में सबसे बेसिक अनबॉक्सिंग मिलती है सैमसंग में। मेन डिवाइस मिल जाएगा, कोई भी कवर या चार्जर यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी पोको और वीवो दोनों में ही ऑलमोस्ट सारी ही चीजें देखने को मिल जाएगी। इनबॉक्स आपको चार्जर, कवर, केबल, मेन डिवाइस, यूजर मैनुअल सब कुछ मिलने वाला है। वीवो में यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है, पोको में एक सिलिकॉन ब्लैक कलर का कवर मिलता है। बात करो अगर इन हैंड एक्सपीरियंस की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा इन हैंड एक्सपीरियंस मिलता है सैमसंग में। तीनों स्मार्टफोन में सबसे स्लिमर है, सबसे हल्का है और सबसे अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ भी आता है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर डिजाइन में तो बहुत ही अच्छा इंप्रूव हुआ है। इस बार यहाँ पर साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की मिल जाती है। बैक में GRP को यूज किया जो कि पॉलीकार्बोनेट से स्लाइटली बेटर है और स्मार्टफोन इन हैंड अच्छा फील होता है। सेकंड पे है वीवो जो कि सैमसंग से थोड़ा सा मोटा फील होगा। फिट एंड फिनिश इसकी अच्छी नहीं है। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बैक में मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि इनका जो कैमरा मॉड्यूल है ग्लास पैनल के साथ आता है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम, मतलब मेरे पास 5-6 महीने हो गए और अभी तक बहुत ही कम स्क्रैचेस हैं। बाकी लास्ट में पोको M7 Plus है। तीनों स्मार्टफोन में सबसे मोटा है, सबसे भारी है, क्योंकि बैटरी भी यहाँ पर बड़ी देखने को मिलती है, डिस्प्ले भी बड़ी है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ये भी आता है। बैक में मेरे पास जो क्रोम सिल्वर वाला कलर है ना, रेड और व्हाइट स्ट्राइप से कॉर्नर में बीच में कुछ लाइन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गेमिंग लुक ये स्मार्टफोन देता है। इन हैंड बड़ा भी फील होता है। फ्रंट में यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिल जाएगा। सबसे अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है सैमसंग में, जहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट मिलता है और वीवो में शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन है। IP रेटिंग की बात करूँ तो वीवो में IP64 की रेटिंग है, तो वीवो और पोको में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। सैमसंग में यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिलती है। स्पीकर की बात करूँ तो सैमसंग और जो पोको है दोनों में ही सिंगल स्पीकर मिलते हैं, पर जो वीवो T4X है यहाँ पर डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। मैंने जब इन तीनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके देखा तो सबसे बेसिक साउंड पोको में आता है। हालांकि यहाँ पर 200% तक वॉल्यूम बढ़ाने का भी ऑप्शन मिलता है, पर साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। उसके बाद जब मैंने सैमसंग और वीवो को कंपेयर किया तो भले ही सैमसंग में सिंगल स्पीकर है, पर साउंड की क्वालिटी, लाउडनेस अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप नॉर्मल साउंड लेवल्स पे सुनते हैं तो सैमसंग का जो क्वालिटी है, बेस है, वो थोड़ा सा बेटर फील होता है। पर हाँ, वीवो में यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाने का भी ऑप्शन मिलता है। 400% तक आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा फील होगी। बाकी उसके साथ साथ सैमसंग में यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि वीवो में मिसिंग है। अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट की, क्योंकि सैमसंग की थोड़ी सी ज्यादा तारीफ हो गई है। सैमसंग यहाँ पे थोड़ा सा ओल्डिश फील होता है। अभी के टाइम पे इवन 10,000 के अंडर भी मैक्सिमम ब्रांड्स के जो स्मार्टफोन है वो पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं, पर सैमसंग स्टील 17-18 हजार के बजट में भी ड्रॉप नोच डिस्प्ले दे रहा है। M17 में यहाँ पर 6.7 इंचेस की फुल HD+ वाली S AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले की क्वालिटी नो डाउट बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, पर एक जो कॉन लगा है वो वही ड्रॉप नोच डिस्प्ले वाला है। सेकंड बात करो अगर वीवो T4X की, तो यहाँ पर 6.72 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। फुल HD+ डिस्प्ले है, IPS पैनल है और पंच होल डिजाइन के साथ आता है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्रीन ब्लेडिंग देखने को मिलेगी। अगर आप साइड बाय साइड सैमसंग और वीवो को रखेंगे तो वीवो के जो कॉर्नर्स है ना, वहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन ब्लेडिंग फील होती है। सेम पोको के साथ भी है। पोको में भी यहाँ पर स्क्रीन ब्लेडिंग वाला इशू मुझे दिखा है। 6.9 इंचेस की फुल HD+ वाली LCD पैनल मिलेगी, जो कि 144Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। सैमसंग 90Hz के और वीवो 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। तीनों स्मार्टफोन फ्लैट डिजाइन के साथ आते हैं। भले ही सैमसंग में एक AMOLED डिस्प्ले है, पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है तीनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। मोस्टली केसेस में आराम से वर्क
वर्क करता है। बाकी तीनों स्मार्टफोन को अगर साइड बाय साइड रख के बताऊं तो बेजल्स है वो सबसे कम सैमसंग के फील होते हैं, साइड बेजल्स और अपर बेजल्स, पर एट द सेम टाइम यहाँ पर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले भी मिलती है और नीचे जो चीन बेजल्स हैं वो वीवो और पोको से भी मोटे हैं। तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छी बेजल्स T4X में मिलते हैं, सिमेट्रिकल नहीं है पर स्लिमर फील होंगे और पोको के बेजल्स भी ऑलमोस्ट वीवो जितने ही देखने को मिलते हैं। बाकी ब्राइटनेस की बात करूं तो सैमसंग में यहाँ पर 1100 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, वीवो में 1050 निट्स की पिक ब्राइटनेस है, पोको में 850 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। साइड बाय साइड अगर देखें तो नो डाउट जो सैमसंग की डिस्प्ले वो थोड़ी सी ब्राइटर फील होती है, जो की हेल्प करने वाली है अगर आप अगेंस्ट द सनलाइट हार्श सनलाइट में यूज करते हैं तो वहाँ पर पोको की डिस्प्ले थोड़ी सी डीमर फील होती है। बात करूं अगर मल्टीमीडिया कंजप्शन की तो यहाँ पर सैमसंग में आप सिर्फ 1080p 60 fps की वीडियोस देख सकते हैं, 4K वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट नहीं है, HDR प्लेबैक नहीं कर सकते हैं। सेम पोको M7 Plus में भी आप 1080p 60 fps की वीडियो देख पाएंगे, पर जो वीवो है यहाँ पर 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ऑन पेपर वीवो की डिस्प्ले तगड़ी लगती है। पर जब हमने यहाँ पर कंटेंट चला के देखा तो जो सैमसंग की डिस्प्ले के कलर निकल के आए, जो आउटपुट निकल के आता है वो अच्छा लगता है। मूवीज देखते वक्त जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सिनेमैटिक फील होती है। नो डाउट जो वीवो की डिस्प्ले है यहाँ पर शार्पनेस अच्छी देखने को मिल जाती है, HDR होने की वजह से ब्राइट वाला पार्ट अच्छे से दिखता है। पोको की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक IPS डिस्प्ले है जो कि इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे नॉर्मल फील होता है। बाकी सैमसंग में AMOLED डिस्प्ले है जिसकी वजह से जो वीविंग एंगल्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वीवो और पोको है इसके वीविंग एंगल्स साइड से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले थोड़ी सी डिम हो जाती है। अभी तक सैमसंग कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर प्रोसेसर वाले पार्ट में इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा फीका है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है Exynos का 1330 वाला। वीवो में यहाँ पर एक Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर और पोको M7 Plus में 6S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। एंतुतु स्कोर्स की बात करूँ तो सैमसंग ने भले अच्छा परफॉर्म किया है, 6,15,000 के आसपास का स्कोर आया है। T4X का 6,50,000 और जो M7 Plus है इसका स्कोर 5,64,000 निकल के आया जब हमने एंतुतु टेस्ट किया। भले स्कोर अच्छा है सैमसंग का, पर जब मैं नॉर्मल डे टू डे उसमें सैमसंग डिवाइस को यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कभी कभी लैग इश्यूज देखने को मिले हैं, कभी कभी स्क्रीन थोड़ी सी अटक जाती है। अगर आप कोई सा मल्टीटास्क कर रहे हैं, हेवी टास्क करते हैं तो लैग फील होता है। और इवन मल्टीपल टाइम मैंने तो ये भी फील किया, अगर आप कोई नॉर्मल से भी ऐप चला रहे हैं और दूसरे ऐप में जाके अगर फिर से वापस आते हैं तो वो वापस से लोड होती है। मतलब रैम मैनेजमेंट भी इसका इतना अच्छा नहीं लगा है मुझे। इवन मैंने जब यहाँ पर गेमिंग टेस्ट किया था तो बेसिक सेटिंग पे भी जो गेम प्ले था वो इतना अच्छा फील नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है अगर आपको नॉर्मल यूजर्स के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हैं, नहीं तो पोको या फिर वीवो T4X दोनों ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। T4X को यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एज और मिलता है क्योंकि UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है 13,000 के बजट में भी। वहीं पोको और सैमसंग में UFS 3.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा परफॉर्मेंस चेक करी थी जहाँ पर थोड़े शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन कंसिस्टेंट नहीं मिला है। सबसे पहले बूटअप टेस्ट किया था जहाँ पर सैमसंग सबसे पहले बूटअप हुआ, ये मैंने 2-3 बार करके देखा था। सेकंड पे वीवो हुआ, थर्ड पे पोको हुआ था। उसके बाद फिर हमने BGMI ओपन करके देखा जहाँ पर पोको सबसे पहले ओपन हुआ, सेकंड पे सैमसंग था और थर्ड पे वीवो था। फिर उसके बाद हमने काइनमास्टर टेस्ट किया। काइनमास्टर टेस्ट में यहाँ पर देखो सैमसंग में 4K तक की वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, पोको में सिर्फ 720p तक ही वीडियोस एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है और वीवो में 1.5K तक की वीडियोस एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। क्योंकि पोको में 720p तक का ही सपोर्ट मिलता है, तो 720p पे जब हमने टेस्ट किया तो नंबर 1 पे था वीवो, सेकंड पे था पोको M7 Plus और थर्ड पे सैमसंग ने वीडियो को रेंडर किया था। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं था तीनों स्मार्टफोन के बीच में। सैमसंग में यहाँ पर सबसे छोटी बैटरी मिलती है, 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 25 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को। स्मार्टफोन को ऑलमोस्ट कंप्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 30-35 मिनट के आसपास टाइम लगता है। सेकंड है वीवो T4X जहाँ पर 6500 mAh की बैटरी है, 44 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है और इसे कंप्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 20 मिनट से लेकर 30 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। और जो सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है वो है पोको, 7000 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है, पर चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम है, सिर्फ 33 वोल्ट का चार्जर मिलता है। बड़ी बैटरी है, चार्ज होने में स्मार्टफोन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 से 50 मिनट के आसपास का टाइम यहाँ पर लगता है। हमने यहाँ पर सैमसंग को छोड़ के T4X और जो पोको M7 Plus है दोनों का ही बैटरी टेस्ट किया था, जहाँ पर जो वीवो T4X है वो नॉर्मल यूजर्स पे आराम से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है और जो पोको है वो हमारे बैटरी टेस्ट में ऑलमोस्ट 12.5 घंटे के आसपास सर्वाइव करा था। बाकी सैमसंग को हमने टेस्ट नहीं किया है, पर अगर नॉर्मल यूजर्स के हिसाब से मैं बताऊं तो ये स्मार्टफोन आराम से आपको 6-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से निकाल के दे देगा नॉर्मल यूजर्स में। अभी बात कर लेते हैं गेमिंग की। सबसे पहले बात करो अगर लेजेंडरी फोन सैमसंग की, तो यहाँ पर देखो गेमिंग मोड कोई भी एडवांस वाला नहीं मिलता, एक बेसिक सा गेमिंग मोड है जहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। वॉइस चेंजर का भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है और BGMI में
में यहाँ पर सिर्फ आप 30 FPS की ही गेमिंग कर पाएंगे। दूसरा है पोको, यहाँ पर आपको स्मूथ सेटिंग पे अल्ट्रा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब 40 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। गेमिंग मोड्स की बात करूँ तो ये भी एक बेसिक गेमिंग मोड के साथ आता है, पर सैमसंग से बेटर फीचर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिल जाएगा और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। सबसे अच्छा गेमिंग मोड मुझे वीवो का लगा है, जहाँ पर आपको मोशन कंट्रोल, वॉइस चेंजर जैसे अच्छे फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं और BGMI में 60 FPS की गेमिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे। गेमिंग की बात करूँ तो सैमसंग में मैंने पहले गेमिंग करके देखी है, बहुत लैग करता है, गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है। पोको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसने 1 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में 39 FPS एवरेज निकाल के दिया था और 2 घंटे की गेमिंग में ऑलमोस्ट 36 FPS के आसपास था। और बात करूंगा T4X की तो यहाँ पर भले 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, पर इसने भी एवरेज 40 के आसपास ही FPS को निकाल के दिया था। बाकी अभी बात कर लेते हैं UI की, तो यहाँ पर फिर से सैमसंग थोड़ा सा शाइन करता है क्योंकि Android 15 के साथ आता है, पर अभी यहाँ पर Android 16 का अपडेट भी आ गया और One UI 8 का अपडेट आया है। और तीनों ही स्मार्टफोन के बीच में सबसे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर आपको 6 साल तक के मेजर OS अपडेट देखने को मिल जाएंगे, 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी मिलते हैं और कुछ AI फीचर्स भी मिलते हैं। सैमसंग वॉलेट का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। बात करूँ वीवो की, Android 15 के साथ आता है, फन टच OS का सपोर्ट मिल जाएगा, 2+3 इयर्स के अपडेट मिलेंगे। पोको में यहाँ पर 2+4 इयर्स के अपडेट है। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, HyperOS 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। देखो UI के मामले में सैमसंग नो डाउट अच्छा है, पर कहीं ना कहीं नॉर्मल यूजर्स में भी लैग करता है, जो कि मैंने पहले बताया था। वैसे तीनों स्मार्टफोन में आपको प्री इंस्टॉल एप्स और एड्स देखने को मिल जाएंगे। वीवो और पोको में थोड़े से ज्यादा है, उन्हें आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर रिमूव कर देते हैं तो ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। बात करूँ नेटवर्क की तो पोको में यहाँ पर 7 5G के बैंड्स मिलते हैं, वीवो में 8 5G के बैंड्स है, सैमसंग में 15 5G के बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। तीनों स्मार्टफोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। जब भी मैंने इन्हें यूज किया है सिम लगाकर, तो मुझे यहाँ पर नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू नहीं आया है। कॉलिंग की बात करूँ तो वीवो में यहाँ पर खुद का डायलर मिलता है, पोको में भी खुद का डायलर है, तो आपको कॉलिंग करते वक्त अनाउंसमेंट नहीं होगी। बाकी अभी बात कर लेते हैं कैमरा वाले पार्ट की, तो पोको और वीवो में ऑलमोस्ट सेम ही कैमरा सेटअप मिलता है। पोको में 50+ AI कैमरा है, वीवो में 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो T4X का कैमरा स्लाइटली बेटर है और इन दोनों से भी अच्छा सैमसंग में कैमरा मिलता है। 50 प्राइमरी है, 5 अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस सेंसर है, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। और अगर कैमरे की बात करूं तो देखो तीनों स्मार्टफोन की डे लाइट फोटोज अच्छी आती हैं। M17 जो है थोड़ा सा कूलर टोन के साथ आता है, वहीं जो T4X और M7 है थोड़ा सा वार्मर टोन के साथ देखने को मिल जाएंगे। साइड बाय साइड देखने पर डे लाइट फोटोज तीनों की ही अच्छी है। हाँ, T4X थोड़ी सी कभी कभार व्हाइटिश फोटोज क्लिक करता है, M17 कभी थोड़ी सी डार्कर फोटोज क्लिक करता है। पर ओवरऑल की बात करूं तो M17 मुझे इन तीनों में सबसे स्लाइटली बेटर लगा है। उसके बाद T4X और थर्ड पे M7, जहां पर कलर और एक्सपोजर अच्छा है, पर कुछ कुछ फोटोज में शार्पनेस इतनी अच्छी नहीं आती है। इस वजह में सैमसंग को एक और एडवांटेज मिलता है, जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और फोटोज क्लिक करते वक्त जो कि एक अलग पर्सपेक्टिव को ऐड करता है। बाकी सेल्फी में भी M17 में 13 मेगापिक्सल का बड़ा सेंसर मिलता है, जिसकी वजह से T4X और M7 के कंपैरिजन में थोड़ी सी शार्प फोटोज क्लिक करता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली आप डिसाइड कर पाए होंगे। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो देखो इन तीनों स्मार्टफोन में Vivo T4X वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, जहां पर आपको कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और बैटरी भी अच्छी है। ओवरऑल अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो सैमसंग आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चॉइस हो सकती है। नो डाउट जो ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी परचेस करने के बाद भी, अगर आप गेमिंग करते हैं तो। पर उसके अलावा UI कैमरा अपडेट्स बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि प्रोसेसर 6 साल के अपडेट हैंडल कर पाएगा कि नहीं। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, बड़ी बैटरी चाहिए, बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तो पोको के साथ आप जा सकते हैं। बाकी एक और चीज है जिसके साथ आपको जाना ही चाहिए, जो कि है हमारा चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी और स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट भी कर देना। मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।